हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो शुरू करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। 8 जनवरी 2022 का दिन है। द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि कल यूपीएससी मेंस का ऐसे पेपर हुआ था जिसका डिस्कशन हमने किया है। टॉपिक्स बहुत ही प्यारे आए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप कुछ ऐसे पे लिखना चाहते हैं किसी टॉपिक पे तो वो भी लिखिएगा, है ना। ये सब प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, है ना। दीज आर द थिंग्स विच यू शुड डू एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर करते हैं या करेंगे, ठीक है ना। शुरू करते हैं पहले आज के सवालों के साथ। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज नालाबना बर्ड सेंचुरी समटाइम्स इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इनमें से कहाँ लोकेटेड है नालाबना बर्ड सेंचुरी? ऑप्शंस आर झारखंड, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़ या डी बिहार। दीज आर दी ऑप्शंस फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज विद रेफरेंस टू टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। इंडिया के टाइगर रिजर्व्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दे एम टू कंजर्व बोथ द हैबिटेट एंड प्रे बेस ऑफ अ टाइगर। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये हैबिटेट और प्रे बेस दोनों ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सेकंड है सरिस्का इज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तीसरा स्टेटमेंट है प्रोजेक्ट टाइगर एम्स फॉर इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड टाइगर्स, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली या 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अरावली रेंज इज स्प्रेड अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इनमें से कौन से स्टेट्स में स्प्रेड है अरावली रेंज? फर्स्ट इज राजस्थान, सेकंड इज गुजरात, थर्ड इज दिल्ली, फोर्थ इज पंजाब। आपको बताना है कौन कौन से स्टेट्स में अरावली रेंज स्प्रेड करता है। ऑप्शंस आर 1 and 3, 1, 2 and 4, 2 and 4 या 1, 3 and 4। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। आंसर्स मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा मुझे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए या कितने आपने अटेम्प्ट किए, आपसे बन गए, ठीक है ना। तो पहला सवाल देखते हैं। मैंने पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है नालाबना सेंचुरी का। तो आप सबको पता होगा कि अभी चिल्का लेक की जब बात चल रही थी तब ये न्यूज में था नालाबना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? उड़ीसा हो जाएगा। बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 2 टाइगर रिजर्व्स के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि ये न केवल टाइगर के प्रोटेक्ट करने के लिए होता है बल्कि उसके प्रे बेस को भी प्रोटेक्ट करता है, तो बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट जरूर गलत है क्योंकि सरिस्का जो है वो पहला नहीं था, बल्कि बांदीपुर जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है वो इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व था, बांदीपुर, इसलिए ये गलत हो जाएगा, है ना। एंड तीसरा जो है प्रोजेक्ट टाइगर एम्स फॉर इन सिटू कंजर्वेशन, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर इन सिटू कंजर्वेशन के लिए ही होता है। तो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 1 and 3 will be the correct one, second will be the wrong one। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पूछा था अरावली रेंज इनमें से कौन कौन से स्टेट्स में लाई करती है। तो ये जितने भी स्टेट्स दिए हुए हैं उनमें से केवल पंजाब है जहां पे अरावली रेंज नहीं जाती है, और एक हरियाणा था जो कि इसमें दिया नहीं है। तो याद रखिएगा राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, ये ऐसे रीजन है जहां पे अरावली जाती है। पंजाब में अरावली रेंजेस नहीं जाती हैं। सो ऑप्शन आंसर विल बी 1, 2 and 3। 1, 2, 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। ये थे आज के 3 सवाल। एक सवाल और मैं पूछूंगा आपसे, वो स्टैटिक का क्वेश्चन है, यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है उसको, तो वो भी मैं पूछूंगा, लेकिन वो थोड़ा सा कुछ न्यूज़ आइटम्स के बाद। आज वैसे बहुत ज़्यादा न्यूज़ आइटम्स आए नहीं है तो आप निश्चिंत हो जाइए, बहुत ज़्यादा न्यूज़ आइटम्स आज नहीं है न्यूज़पेपर से। मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, जो मैं बताऊंगा केवल आप उतना पढ़िएगा, उसके अलावा आप अपना टाइम बिल्कुल मत ज़ाया करिएगा इस न्यूज़ एनालिसिस के बाद, है ना। और कुछ आपको दोबारा पेपर में नहीं पढ़ना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ आइटम से। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है इंडिया का पहला फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम। इंडिया का फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम जो है वो कहाँ पे ओपन हुआ है? वो हैदराबाद में सीएसआईआर की एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। याद रखिएगा सीएसआईआर का इंस्टीट्यूट है नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हैदराबाद में, वहां पे ओपन हुआ है इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम। कह सकते हैं इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे आया है? इट इज इन द कैंपस ऑफ सीएसआईआर नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन हैदराबाद, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। अब ये जो म्यूजियम है, इट हैज बीन सेट अप विद द एम टू एजुकेट एंड एनलाइटन द मासेस अबाउट सेवरल लेसर नोन फैक्ट्स अबाउट रॉक्स। रॉक्स के बारे में जो अननोन फैक्ट्स हैं उनके बारे में बताने के लिए इसको ओपन किया गया है। द म्यूजियम डिस्प्लेज अराउंड 35 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया विद एजेस रेंजिंग फ्रॉम 3.3 बिलियन ईयर्स टू अराउंड 55 मिलियन ईयर्स। मतलब अर्थ की हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया के रॉक्स की हिस्ट्री पूरी तरीके से डिपिक्टेड है इस ओपन रॉक म्यूजियम में, जो कि सीएसआईआर एनजीआरआई आपका नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैदराबाद में है वहां पे ओपन
किया गया है। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको और बताऊंगा, जो रॉक्स लाए गए हैं वो अलग अलग स्टेट से लाए गए हैं, अलग अलग रीजन से। मैं थोड़ा सा आपको रॉक सिस्टम्स के बारे में बता दूं, इंडिया के जो रॉक सिस्टम्स है। अगर मैं इंडिया के रॉक सिस्टम्स की बात करूं तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्लासीफाई किया है 4 मेजर डिवीजन्स। याद रखिएगा, ये मैं आपको बिल्कुल कोर जियोग्राफी का फैक्ट बता रहा हूँ, कोर जियोग्राफी वाला पार्ट है ये। मतलब ये वो पार्ट है जो केवल और केवल मुझे लगता है कि कोर या तो जियोग्राफी ऑप्शनल के लोग जानते होंगे या फिर बहुत ज़्यादा जो जियोग्राफी में इंटरेस्ट रखते होंगे। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्लासीफाई किया इंडिया के रॉक सिस्टम्स को 4 मेजर रॉक सिस्टम्स में, जिसमें सबसे पहला है आर्कियन रॉक सिस्टम। इसको लिखते जाइए, पहला है आर्कियन रॉक सिस्टम, दूसरा है द्रविडियन रॉक सिस्टम, तीसरा है पुराना रॉक सिस्टम और चौथा है आर्यन रॉक सिस्टम, ठीक है ना। ये 4 डिवीजन है जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको मानता है। आर्कियन रॉक सिस्टम, द्रविडियन रॉक सिस्टम, पुराना रॉक सिस्टम और आर्यन रॉक सिस्टम, ठीक है ना। तो ये आपको याद है। सबसे पहले आर्कियन की अगर हम बात करें तो आर्कियन में 2 हैं, आर्कियन ग्रेनाइट एंड ग्नीस। याद रखिएगा, आर्कियन ग्रेनाइट एंड नीस। और दूसरा है धारवारियन सेडिमेंट्री, ठीक है ना, धारवाड़ के जिसको हम धारवाड़ बोलते हैं, तो धारवारियन सेडिमेंट्री। और पहला था आर्कियन ग्रेनाइट एंड नीस, ठीक है ना। आर्कियन में ग्रेनाइट और नीस ये हो गया, और दूसरा हो गया क्या, धारवारियन सेडिमेंट्री, ठीक है ना। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। और आर्कियन नीस एंड शिस्ट जो है वो लगभग 2500 मिलियन ईयर्स के पहले का सिस्टम है। आर्कियन नीस एंड शिस्ट जो सिस्टम है, ये पहला वाला जो टाइप है वो प्री 2500 मिलियन ईयर्स के आसपास का है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट दे आर द फर्स्ट फॉर्म्ड रॉक्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के पहले फॉर्म्ड रॉक्स ऑफ आर्कियन को आप बोल सकते हैं, है ना। एंड प्राइमरली ये नीस एंड ग्रेनाइट्स हैं, दे हैव नो मार्क्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, नो मार्क्स ऑफ फॉसिल फ्यूल, प्राइमरली दे आर ग्रेनाइट एंड नीस, ये भी आप याद रख सकते हैं। और अंडरलाइन द स्ट्रेटा फॉर्म्स, ये बिल्कुल वहां पे पाए जाते हैं। एंड दे कवर नियरली 2/3 ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है उसमें लगभग 2/3 पार्ट आर्कियन रॉक से ही कवर्ड है, ये आप याद रख सकते हैं। एंड ये बेसिकली ग्रेट हिमालय के रूट्स में, ट्रांस हिमालयन रेंजेस ऑफ जस्कर, लद्दाख, काराकोरम, वहां पे ये पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये आप याद रख सकते हैं। धारवाड़ सिस्टम जो है वो वेदरिंग ऑफ द आर्कियन रॉक्स, यानी सेडिमेंट्री नेचर का था ये। दे आर द ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री स्ट्रेटा। अगर आपसे कोई पूछे कि धारवाड़ रॉक जो थे वो किस तरीके के थे, इग्नियस थे, सेडिमेंट्री थे, मेटामॉर्फिक थे, इस तरीके से पूछे आपको, तो ये एक्चुअली में आपके सेडिमेंट्री नेचर के थे। वेदरिंग ऑफ द आर्कियन रॉक सिस्टम यील्डेड द फर्स्ट सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम, फर्स्ट सेडिमेंट्री स्ट्रेटा, जिसको हम धारवाड़ सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, धारवाड़ सिस्टम बोलते हैं। एंड दे आर फाउंड टुडे इन द मेटामॉर्फिक फॉर्म। आज वो मेटामॉर्फिक फॉर्म में जरूर है, लेकिन पहले वो जो एक्चुअली में बने थे वो सेडिमेंट्री स्ट्राटा के रूप में बने थे पहले, ठीक है ना। ये एक्चुअली में आपको तमिलनाडु, छोटा नागपुर प्लेटू, मेघालय प्लेटू, अरावलीज और आपके हिमालयन रीजन, यहाँ पे ये धारवाड़ रॉक सिस्टम आपको मिलेगा, ठीक है ना। दीज आर द धारवाड़ रॉक सिस्टम। इसके अलावा आपको बता दूं कि इनमें भी ग्नीस होता है, शिस्ट होता है, ऑब्वियसली बात इनमें भी होता है। अगला जो है वो है द्रविडियन रॉक सिस्टम, जो दूसरा है वो द्रविडियन है। इनको कार्बोनीफेरस रॉक सिस्टम्स भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज द कार्बोनीफेरस रॉक सिस्टम्स। अगर आपसे पूछे कि कार्बोनीफेरस रॉक सिस्टम किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, ये द्रविडियन रॉक सिस्टम को कहते हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ये पैलियोजोइक एरा जो कि 600 से 300 मिलियन ईयर्स अगो था, तब पाया गया था। मेक श्योर यू रिमेंबर दिस थिंग, ओके। तो दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। एंड इसके अलावा दे हैव प्लेंटीफुल फॉसिल्स एंड बिगिनिंग ऑफ कोल फॉर्मेशन। तो कार्बोनीफेरस होने का रीजन ये भी है कि यहाँ पे बेसिकली कोल फॉर्मेशन हुआ था, और ये दिस इज द पीरियड जहाँ पे कोल फॉर्मेशन भी हुआ था, और कार्बोनीफेरस कोल बहुत ज्यादा मात्रा में था। तो ये एक रीजन है कि क्यों इसको कार्बोनीफेरस भी कहा जाता है, द्रविडियन यानी कि कार्बोनीफेरस, पैलियोजोइक टाइम पीरियड याद रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा मोस्ट ऑफ द कोल इज नॉट ऑफ द कार्बोनीफेरस पीरियड, लेकिन ये इंपॉर्टेंट आपको रखना है, ये कार्बोनीफेरस का ही मोस्ट ऑफ द कोल। अगर आपसे पूछा जाए कोल का फॉर्मेशन बिल्कुल शुरू हुआ था, लेकिन ज्यादातर कोल क्या पूछा जाए क्या कार्बोनीफेरस एरा का है, तो नहीं, ज्यादातर कोल कार्बोनीफेरस एरा का नहीं है इंडिया में। तो ये भी आपको एक फैक्ट याद रखना है, ठीक है ना। अब पुराना रॉक सिस्टम आते हैं। पुराना रॉक सिस्टम में 2 डिवीजन है, एक है कुड्डापा सिस्टम और दूसरा है विंध्यन सिस्टम, ठीक है ना। तो वन इज कुड्डापा सिस्टम एंड सेकंड इज द विंध्यन सिस्टम। पुराना बेसिकली प्रोटेरोजोइक एरा के रूप में यूज हुआ है, टर्म जो यूज हुआ है वो प्रोटेरोजोइक हुआ है, कुड्डप्पा सिस्टम याद रखेगा। एंड दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ये कुड्डप्पा डिस्ट्रिक्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में आता है, याद रखेगा, दिस इज इन द आंध्र प्रदेश। एंड अगला जो है वो विंध्यन रॉक सिस्टम है, द सेकेंड पार्ट इज द विंध्यन रॉक सिस्टम। एंड दिस टाइप ऑफ रॉक सिस्टम इज ऑल्सो एंशियंट और ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स।
इसको भी आप याद रख सकते हैं कि ये भी एंशियंट ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स है, विंध्यन और कुडप्पा, ये आपका पुराना रॉक सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है ना। फिर लास्ट आते हैं आर्यन रॉक सिस्टम में, जिसमें फिर सब सिस्टम में गोंडवाना, जुरासिक, क्रिटेशियस जिसको डेक्कन ट्रैप भी बोलते हैं, और टर्शियरी रॉक सिस्टम आता है, ठीक है ना। कौन कौन सा? गोंडवाना और जुरासिक, क्रिटेशियस एंड टर्शियरी रॉक सिस्टम, ठीक है ना। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दीज 4 सब डिविजन्स एज वेल, एंड इनको याद रखिएगा। गोंडवाना, जुरासिक, क्रिटेशियस को डेक्कन ट्रैप बोलते हैं जो कि महाराष्ट्र वाला रीजन है, और आपका टर्शियरी रॉक सिस्टम, और ये रानीगंज, हारिया, यहाँ पे ज़्यादातर कोल मुझे लगता है जो गोंडवाना सिस्टम है ना तब का कोल है, ज़्यादातर जो कोल है वो ज़्यादातर यंगर है, एंड ये अभी का है, ये इस पार्ट का है, मतलब कि जो आपका गोंडवाना सिस्टम है ना तब का मेजर कोल जो इंडिया का है ना वो गोंडवाना का है। मैंने बताया आपको कार्बोनीफेरस का अगर होता तो बहुत अच्छा कोल होता, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता, लेकिन कार्बोनीफेरस का मोस्ट ऑफ द कोल नहीं है, मोस्ट ऑफ द कोल आपका गोंडवाना वाले पीरियड का है, ठीक है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं, दिस द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। फिर जुरासिक, डेक्कन ट्रैप और आपका टर्शियरी रॉक सिस्टम, ठीक है ना। सबसे लेटेस्ट अभी टर्शियरी रॉक सिस्टम्स ही हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो न्यूज़ है वो है अभी CSTO यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CSTO, उसने अपने ट्रूप्स भेजे हैं ताकि कजाकिस्तान की हेल्प की जा सके। अब देखो कजाकिस्तान में हुआ क्या, कजाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है बिकॉज ऑफ द फ्यूल प्राइसेस एंड डिफरेंट थिंग्स। इन्फ्लेशन एक कारण है, कुछ लोग गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं, ठीक है ना। तो कजाकिस्तान में बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था, तो ऐसे में CSTO यानी कि कलेक्टिव, ये आपका कलेक्टिव, क्या इसका फुल फॉर्म एक बार फिर मैं भी देख लूँ, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी वहाँ पे अपनी ट्रूप्स भेजी है। CSTO के बारे में पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं कि CSTO एक रशिया लेड मिलिट्री अलायंस है। CSTO क्या है? एक रशिया लेड मिलिट्री अलायंस है of 7 former Soviet states that was created in 2002। CSTO 2002 में बनाया गया था और एक रशिया लेड मिलिट्री अलायंस है। 7 इसमें फॉर्मर सोवियत स्टेट्स हैं जो कि 2002 में मिले थे, और इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं? आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, ये आज इसके मेंबर हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशियन फेडरेशन, तजाकिस्तान, ये इसके कुछ मेंबर्स हैं। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट याद रखें कि सर्बिया एंड अफगानिस्तान, सर्बिया एंड अफगानिस्तान जो है वो ऑब्जर्वर स्टेटस है, याद रखिएगा। CSTO में सर्बिया एंड अफगानिस्तान का क्या है? इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस है, ठीक है ना। तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, यू कैन रिमेंबर दैट, ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर इसके अलावा द पर्पज इज टू इंश्योर द कलेक्टिव डिफेंस ऑफ एनी मेंबर, ठीक है ना। तो अगर किसी भी मेंबर के ऊपर कुछ होता है, कोई आंख उठाता है, तो ये लोग सब एक साथ चिल्लाने लगते हैं और एक साथ उसको मारने पीटने लगते हैं। ये मतलब गली के गुंडे एक तरीके से, CSTO वाले भी गली के गुंडे हैं ना। तो दैट इज अ थिंग विच यू कैन रिमेंबर, आप इसको भी याद रख सकते हैं। और बेसिकली इनका मेन यही है, द पर्पज इज कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो आप इसको जरूर याद रखना इस चीज़ को, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CSTO एज ए ऑर्गेनाइजेशन भी अभी तक पूछा नहीं गया है, तो हो सकता है वो पूछ ले, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि ये जो चीज़ अभी तक एग्जाम में नहीं आई है वो दोबारा नहीं आएगी, तो इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एज वेल। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, दिस इज द थिंग विच यू कैन रिमेंबर। आगे एक मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, आप उसका आंसर अगर करना चाहें तो ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। दैट इज अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बेसिकली गांधीज्म और मार्क्सिज्म के रिगार्डिंग। तो गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म इज, वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म इज। अब इसमें क्या क्या कॉमन एग्रीमेंट हुए थे गांधीज्म और मार्क्सिज्म में, क्या कॉमन पार्ट है? ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज द फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, बी द क्लास स्ट्रगल, सी द एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, द फोर्थ इज इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। अब मैं क्यों ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और भरोसा नहीं यूपीएससी ने 2005 का ऐसे रिपीट कर दिया कल, तो भरोसा नहीं है कि यूपीएससी ऐसे रिपीट क्वेश्चन नहीं पूछेगी। तो आप मुझे अगर बता सकें तो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। आप लोग इसका आंसर ज़रूर करिएगा कि क्या है इसमें एक कॉमन पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको वैसे बता सकता हूँ, लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर एज वेल। इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेटलेस सोसाइटी। द फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी इज अ कॉमन पॉइंट बिटवीन मार्क्सिज्म एंड योर गांधीज्म, ठीक है ना। तो इसको आप याद रख सकते हैं, दीज आर द थिंग्स विच यू कैन रिमेंबर। आगे एक मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, आप उसका आंसर अगर करना चाहें तो ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। दैट इज अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बेसिकली गांधीज्म
आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग को परमिट कर दिया है। आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग परमिट कर दी है, और दैट्स अ गुड थिंग ऑल्सो, क्योंकि बच्चे भी सारे बैठे हुए थे और बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल गेन्स, है ना। अब यहाँ पे फाइनल क्या हुआ कि अभी जो ओबीसी कोटा रहेगा वो 27% का ही रहेगा, और ईडब्ल्यूएस कटा 10% का रहेगा, और ईडब्ल्यूएस की जो इनकम ए रहेगी वो 8 लाख रुपीज़ ही रहेगी, जिसको ऑलरेडी काफ़ी कम्युनिटी जो कमिटीज़ थी उन्होंने अप्रूव किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीट काउंसलिंग विल बी हेल्ड अंडर 27% रिजर्वेशन ओबीसी, 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस, एंड दिस विल बी अंडर द ऑल इंडिया कोटा क्राइटेरिया। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो क्राइटेरिया रहेगा वो 8 लाख रुपए रहेगा एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट इन 2019। एंड इसके बाद इसकी फाइनल हियरिंग मार्च के लिए शेड्यूल कर दी उन्होंने कि ठीक है मार्च में हम करेंगे, लेकिन आप लोग अपना जो काउंसलिंग है ये सारी चीज़ें वो आप कर सकते हैं कंडक्ट। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट रूलिंग रहेगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, है ना। इसके बाद आप देख सकते हैं एनएसओ एस्टिमेट्स फाइनेंशियल 22 जीडीपी ग्रोथ एट 9.2%। तो इंडिया का जो जीडीपी एस्टिमेट है वो कौन निकालता है? एनएसओ ही। ऑब्वियस बात है, इंडिया में तो सब कुछ एनएसओ ही करती है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो उसने पहला एडवांस एस्टिमेट किया है 9.2% में जो इंडिया की ग्रोथ है उसको पैक किया गया है। तो दैट इज द थिंग विच यू कैन रिमेंबर एज वेल, आप इसको याद रख सकते हो। तो जीवीए जीडीपी के जो एस्टिमेट्स है वो कौन देता है? एनएसओ देता है। तो ये आप एज इट इज याद रख लीजिएगा कि जीडीपी और जीवीए के जो एस्टिमेट्स है वो कौन देता है इंडिया में? तो वो एनएसओ देता है। तो कई बार क्या है, यूपीएससी आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि इनमें से कौन देता है, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए फिर, है ना। तो वहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं हमको नहीं पता है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे देख लेते हैं, देयर इज नो लॉकडाउन इन द कैपिटल। दिल्ली में लॉकडाउन लगाने वाले नहीं है केजरीवाल, ऐसा उन्होंने कहा है कि कोई लॉकडाउन नहीं है और हम लगाएंगे भी नहीं। ये एक ऐप, 2 ऐप्स के बारे में आपको वैसे मैंने बताया नहीं था न्यूज़ में, तो ये 2-3-4 दिन से आ रहा था कि मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको एक याद रखिएगा ये सुल्ली डील्स और बुल्ली बाई करके 2 ऐप्स थे जिसके लिए नीरज बिश्नोई नाम का एक व्यक्ति है जिसको पकड़ा गया अभी। अब ये ऐप्स एक्चुअली में डेरोगेटरी ऐप्स है जिसमें विमेन के फोटोज ऑक्शन किए जाते थे। द फोटो ऑफ विमेन वर ऑक्शन स्पेशली टारगेटिंग अ कम्युनिटी, ठीक है ना, एक कम्युनिटी के स्पेसिफिक थे, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। आप याद रखिएगा बुल्ली बाई एंड सुल्ली डील्स, दीज वर द 2 ऐप्स एक तरीके से जिसको बनाया गया था फॉर ऑक्शनिंग द फोटोज ऑफ वुमेन फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो इस तरीके से आप इसको भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि, है ना। बताया मैंने नहीं था वैसे, बट चूंकि अब इसमें अरेस्ट हो चुके हैं तो मैंने सोचा कि ठीक है आपको नॉर्मल तो पता होना चाहिए। आपके लिए एक सवाल है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, आप मुझे आर्टिकल बता सकते हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल के अंतर्गत यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है? दिस इज द क्वेश्चन टू यू। आपके लिए सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल के अंतर्गत बात की गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, है ना। अब आप में से कुछ लोगों ने आंसर देख भी लिया होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। याद रखें, कई बार यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की जगह यूनिफॉर्म कोई और कोड लिख देता है ना, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और यूनिफॉर्म सिविल कोड किससे रिलेट करता है? तो ये जो फील्ड है सिविल कोड की, ये रिलेट करती है मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, कस्टडी, गार्जियनशिप ऑफ चिल्ड्रन, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन। याद रखेगा यही सारे हैं, एंड एडॉप्शन, लास्ट है एडॉप्शन। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो मैटर्स केटर करेगा वो यही मैटर्स रहेंगे, मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, कस्टडी, गार्जियनशिप ऑफ चिल्ड्रन, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन। दीज आर द फील्ड्स दैट विल बी देयर, ठीक है। तो आप ये जरूर याद रखिएगा। आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स, आपको ये याद रखने हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है, क्या बोलता है? इट क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट्स टू एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। ये कहता है कि भैया कंट्री में सबको यूनिफॉर्म सिविल कोड सिक्योर करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। मतलब रिलीजन अभी क्या है कि हिंदूज का अलग है, मुस्लिम्स का अलग है, क्रिश्चियंस का अलग चल रहा है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब सारे जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे सारे कम्युनिटीज़ में ये जो एडॉप्शन, मेंटेनेंस, गार्जियनशिप और आपका मैरिज, डाइवोर्स जितने लॉज हैं वो सब सिमिलर हो जाएंगे फॉर ऑल द कम्युनिटीज़, फॉर ऑल द रिलीजन्स। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गोट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आप इसको ये याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल में हम कोई भी एडिटोरियल डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, और मैं जैसा बोल रहा हूँ ना वैसा ही करना, कुछ भी एक्स्ट्रा मत पढ़ना, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना।
चाइना डिफेंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स ब्रिजेस। तो अभी चाइना ने ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया था, याद है, पेंगोंग सो लेक पे, जिसमें उन्होंने नॉर्थ पेंगोंग से साउथ पेंगोंग को कनेक्ट करने का एक ब्रिज बना दिया है। तो अब उस ब्रिज को वो डिफेंड कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि भैया देखो, हमारी टेरिटरी, हम चाहे जो बनाए, हम चाहे ब्रिज बनाए, हम चाहे ब्रिज ना बनाए, हमारी टेरिटरी तो हम इसको बनाएंगे। तो दे आर डिफेंडिंग बाय सेइंग दैट इट इज आवर सॉवरेन राइट। हमने बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर अपने चाइनीज टेरिटरी में इसको बनाया है, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है ना। दिस इज व्हाट द चाइना इज सेइंग। सिडनी पॉइटियर द फर्स्ट ब्लैक मैन टू विन द बेस्ट एक्टर ऑस्कर डाइज। तो याद रखिएगा, सिडनी पॉइटियर जो फर्स्ट ब्लैक मैन थे टू विन द बेस्ट एक्टर ऑस्कर, ही हैज डाइड। एंड इनका नाम याद रखिएगा, फर्स्ट ब्लैक मैन टू विन द ऑस्कर, सिडनी पॉइटियर, ठीक है ना। फर्स्ट ब्लैक मैन टू विन द ऑस्कर वॉज सिडनी पॉइटियर। तो यू कैन रिमेंबर दिस नेम। जापान और यूएस ने अपना डिफेंस कोऑपरेशन एक्सपैंड किया है। एक्चुअली जापान को प्रॉब्लम हो रही, किससे? चाइना से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि चाइना बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है ताइवान के ऊपर, हांगकांग के ऊपर, ये सब हमने देखा ही है ऑलरेडी। तो यहाँ पे काफ़ी एग्रेसिव हो चुका है चाइना, और ऐसे में जापान ने जिसने कि ऑलरेडी वॉर बोला कि हम नहीं लड़ेंगे, जापान रिनाउंस्ड इट्स राइट टू वेज वॉर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जापान ने रिनाउंस कर दिया, छोड़ दिया अपना, और रिनाउंस्ड इट्स राइट टू वेज अ वॉर, है ना। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जापान हैज रिनाउंस्ड इट्स राइट टू वेज अ वॉर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड सिंस हैज डेवलप्ड अ क्लोज अलायंस विद वॉशिंगटन। अमेरिका के साथ इन्होंने ट्रीटी कर ली है, एंड ये ट्रीटी क्या है कि अमेरिका विल डिफेंड द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो अमेरिका डिफेंड करेगा जापान को, विच इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, एशिया की नंबर 1 इकोनॉमी है ना। आप ये भी याद रख सकते हैं। इंडिया टू सरपास जापान एज एशिया सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030, ठीक है ना। इंडिया जो है वो सरपास करेगा जापान को एज एशिया सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। इसको आप याद रख सकते हैं। जापान एशिया की वैसे सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, याद रखिएगा, मैंने ऊपर बोल दिया कि लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है जापान इंडिया की, एशिया की लार्जेस्ट है चाइना, फिर उसके बाद जापान, फिर आता है इंडिया, ठीक है ना। तो दैट इज नथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिया जो है ओवरटेक करेगा जापान को एज एशिया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। अभी जो इंडिया है ये IHS मार्केट ग्रुप का स्पेकुलेशन है, करंट पोजीशन हम देख लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करेंटली इंडिया सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी, याद रखिए, करेंटली इंडिया 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जैसे पहले नंबर पर आता है यूएसए, सेकंड पे आता है चाइना, थर्ड पे आता है जापान, फोर्थ पे आता है जर्मनी, फिफ्थ पे आता है यूके, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखने कि ये 5 हमसे आगे आते हैं, कौन कौन से? यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी एंड यूके। दीज आर द इकोनॉमीज विच आर अहेड ऑफ अस। अभी हम 6th पे आते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इंडिया जल्दी ही इन जापान को ओवरटेक कर देगा एंड बहुत अपनी पोजीशन इंप्रूव कर लेगा। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।